नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं, अपने सभी मित्रों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज चुके हैं। पेन पेपर हाथ में है, इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ में है। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और जानना शुरू करते हैं क्या कुछ खास है आज के सेशन में। 19 फरवरी 2022 रियल न्यूज एंड एनालिसिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। सबसे पहली जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर 18 फरवरी से शुरू हो रहे सत्र में इमरान खान के खिलाफ लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। क्या है ये पूरी कहानी, पाकिस्तान में भारत विरोधी एजेंडा कहां तक पहुंचा, तमाम बातें आज के सेशन के अंदर की जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 54 चीनी एप्लीकेशंस को बंद किया गया था। आज के सेशन में हम जानेंगे कि चीनी एप्लीकेशंस को बंद करने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, प्रो एंड कॉन्स क्या है और चीन का रिएक्शन क्या है। ठीक इसी प्रकार से तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, हाल ही के अंदर IRENA की रिपोर्ट के अनुसार यह बात पता चली है कि भारत में 2050 तक जो सोलर कचरा है उसकी मात्रा बढ़कर के 78 मिलियन टन तक हो जाएगी। आज के सेशन में आप समझेंगे कि भारत के अंदर सोलर कचरे का क्या बवाल है, अगर इसकी वजह से दिक्कतें होती हैं तो कैसी दिक्कतें सामने आएंगी। इसके साथ साथ तीसरी बड़ी खबर के बारे में आप समझेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने 17 फरवरी को हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया नीति नोटिफाइड की है, जिसके अंदर आप समझेंगे हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर के, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर भारत सरकार की नीति क्या है, कितनी फायदेमंद है, क्या इसके फायदे होंगे, आज के सेशन में आप समझने वाले हैं। इसी प्रकार से हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे के अंदर और बिहार के अंदर साथियों हाल ही में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। बर्ड फ्लू की वजह से बहुत सारे पक्षियों की मौत हो चुकी है, समझेंगे कितना खतरनाक है ये इंसान के लिए आज के सेशन में। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, हरियाणा पुरुष और केरल महिला टीम ने सीरियल नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी ने इंडिया टूरिज्म विजन डॉक्यूमेंट हाल ही के अंदर जारी किया है। केरल का पहला कारवा पार्क जो है वो वागामुगा में बनेगा। साथ में कर्नाटक बैंक 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीत चुका है। गेमिंग एप्लीकेशन A23 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाहरुख खान को नामित किया गया है। जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नामित किए गए हैं। बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा। बिल गेट्स को हाल ही में हिलाल पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तमाम बातें आज के सेशन में आप जानने वाले हैं। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है। सबसे पहली जानकारी, अनअकैडमी पर 19 तारीख तक जो ऑफर चल रहा है, जिसमें कि आप रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। आज रात 12 बजे तक वो वैलिडेट है। साथ में दूसरी जानकारी, हमारी आज की फ्री स्पेशल क्लास जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, इसी क्लास के तुरंत पश्चात 10:30 पर हो जाएगी, जिसका आपको लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दिया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अनअकैडमी पर हमारे जो पेड बैचेस चल रहे हैं उसमें इकोनॉमी का बैच वर्तमान में चल रहा है। SSC कैटेगरी के अंदर यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी से ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। करंट बैचेस, पास्ट बैचेस, सारे बैचेस उनको यहां पर प्राप्त हो जाते हैं। अंकित 10 रेफरल कोड यूज करके आपको तमाम प्रकार के सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त नहीं, अपितु 20% का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है Feb 19 तक। फिर चाहे आप UPSC, स्टेट PCS, बैंकिंग, रेलवे किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बात की जाए UPSC की, तो UPSC में आपको 45,000 रुपीज के अंदर अनअकैडमी का प्लस कॉम्बो मिल रहा है, यानी प्री, मेंस और ऑप्शनल तीनों चीजें मिल रही हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है साथियों की सफलता की और जाने वाले रास्ते कदम कदम पर खुले रहते हैं। हम प्रयास नहीं करते इसलिए छोड़ देते हैं। हम में से बहुत सारे लोग लाइफ लॉन्ग इस प्रकार के जीवन को व्यतीत करते हैं। हम ये सोचते हैं कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आएगी, हमें अपने आप इशारा हो जाएगा। ऐसा वास्तविकता में नहीं है। वास्तविकता में यह है कि आप जितनी मेहनत करते हैं आपको उसी के अनुरूप अकॉर्डिंग का आसपास का माहौल दिखाई देने लगता है। अगर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई एक दिन कर ली, छोटा सा उदाहरण है, इसको जान लीजिए, फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। किसी दिन बहुत जम के पढ़ लीजिए, आप ऐसा पढ़ लीजिए कि आप शाम को अपने आप को आसमान में समझने लग जाएं, ये फीलिंग आने लग जाए भाई साहब आज तो हमने कमाल मचा दिया है। बस इतना ही करना है। जिस दिन आपको शाम होते होते अपनी पढ़ाई पर या सोने से पहले अपनी पढ़ाई पर यह कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार अब तो अपन ने गढ़ जीत लिया है,
तो समझना आपका टारगेट खुद को लेकर के ही बदल जाता है। ग्रुप डी की तैयारी करने वाला बच्चा स्टेट पीसीएस के सपने देखने लगता है। स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाला बच्चा यूपीएससी क्लियर करने की सोचने लगता है। उसको लगता है भाई आज जैसी पढ़ाई हुई है ना, बस इतनी अगर हो जाए तो फिर देखो अपन तो एक ही बार में सीधा यूपीएससी निकालेंगे, छोटे मोटे एग्जाम का तो कुछ लेना देना नहीं है। वहीं उल्टा कर लीजिए। वहीं दिक्कत यह है कि अगर 7 दिन तक यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे की तैयारी बिगड़ जाए तो सोचता है कि यार ग्रुप डी के एग्जाम दे करके कहीं लग जाएंगे फाटक फूटक पे और वहां बैठ करके पढ़ाई कर लेंगे। एक काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई चल नहीं रही है, तरीके बदल लेते हैं, कोई और एग्जाम टारगेट कर लेते हैं जो आसानी से निकल जाए। ये जो विचार है ना वो आपके दिन में परिवर्तित हो जाते हैं। 7 दिन तो अधिकतम है। आप अपने आप को लेकर के, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे तैयारी करने के लिए सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का परचेज कर लिए होते हैं, फिर थोड़े दिन तक तो जोश में रहते हैं, साहब हमने तो ले ली, पढ़ाई करनी है, अब तो निकलेंगे। उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद पूछने लगते हैं, सर मैं स्टेट पीसीएस का फॉर्म भी भर लूं क्या? मैं समझ जाता हूं इनकी पढ़ाई चल ही नहीं रही है। फिर साहब थोड़े दिन बाद और सर मैं एसएससी का भी फॉर्म डाल दूं क्या? जीके तो उसमें भी आती है, मैथ रीजनिंग सीसेट वाली है, निकल जाएगी, एग्जाम निकल जाएगा। हमने कहा कतई नहीं चल रही है। और फिर पता चलता है चुपके से वो ग्रुप डी की प्रॉब्लम सॉल्व करने लग रहा होता है। कारण क्या है? जब पढ़ाई आपकी नहीं चलती है ना, आप अपने आप को खुद से ही लोअर टारगेट देने शुरू कर देते हो। और वहीं उल्टा पकड़ लो, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हो गई, बढ़िया लगातार टेस्ट में परफॉर्म करते चल रहे हैं, टॉपर बनते चल रहे हैं, ले लिए यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन कि अब तो यूपीएससी निकालेंगे ही। और यकीन मानिए कि जब भी हम कोई बहुत ऊंचा पत्थर फेंकते हैं ना साहब, आसमान में तो नहीं लेकिन किसी पेड़ के फल तोड़ने के तो काम आ ही जाता है कि नहीं? तो आप अपनी पढ़ाई को स्तरीय बना करके रखिए, टारगेट स्वतः ही आपके नजदीक उसी के अनुरूप आने लग जाएंगे। आज का लेसन यही है। हंसी आ रही है कुछ लोगों को कि क्या बात कर रहे हो सर, हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, आपको कैसे पता चल गया है? सच्चाई है, मेरे पास तो सब तरह के प्राणी आके मिलते ही हैं। हाँ भाई, दिलीप, प्रांजल, सूर्यांश, ओंकार, प्रीति, गुलशन, वेदानंद, प्रज्ञा, सुरंजीत, नंदू, सलोनी, विकास, वेदानंद, पीयूष, दलपत, ओंकार, प्रशांत, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं खोपड़ी खुजालते हुए इमरान खान से। चक्कर क्या है जी कि इमरान खान के यहाँ पर जैसे अपने नहीं होता है भाई, अपने 3 सेशन होते हैं विधान लोकसभा के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर, संसद के अंदर, बीएमडब्ल्यू जिन्हें आप कहते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सेशन। ऐसे ही पाकिस्तान में भी होता है। पाकिस्तान के अंदर भी 3 प्रकार के सेशन होते होंगे। उनकी शुरुआत के अंदर आज का जो दिन था, यानी कल का जो दिन निकला है, उस दिन से इनके यहां पर एक नया सत्र शुरू होने जा रहा था। ये साहब आने वाले थे सत्र के अंदर। इनके अपोजिशन वालों ने डे 1 पर ही ये तैयारी कर ली कि इन्हें सरकार से हटाना है। सरकार से हटाना है तो कैसे हटाएं? बोले इनका अविश्वास प्रस्ताव लेके आओ। अविश्वास प्रस्ताव बोले तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि सरकार में विश्वास नहीं है, सरकार गिरा दो। अब सरकार में गिराने की बात तो आएगी, चलिए हम इस बहाने आपको थोड़ी पाकिस्तान की खबरें सुना देते हैं, चल क्या रहा है और पाकिस्तान में भारत का विरोध कहां तक पहुंचा। आज के सेशन में थोड़ा सा ये जान लेते हैं। वीकेंड है, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा आपका भी जान करके कि ठीक है ये लोग भी थोड़ा रोजगार में है। आइए जानते हैं। अपोजिशन के द्वारा हाल ही में एक समिति का गठन किया गया है ताकि इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके, यानी कि इन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटाया जा सके। पहला काम तो ये न्यूज में देख सकते हैं साहब। काउंटडाउन बिगिंस फॉर द इमरान खान एग्जिस्ट एज द पाक आर्मी हेल्प अपोजिशन। ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपोजिशन की मदद कर रही है इमरान खान को हटाने के लिए। अब आप पूछेंगे साहब पाकिस्तान की आर्मी को क्या हुआ? साहब जो बाजवा जी है ना, जो पाकिस्तान की आर्मी के प्रमुख हैं, उनके साथ ये हुआ है कि इमरान खान की खटपट चल रही है। कारण ये है कि बाजवा साहब रिटायर्ड होने वाले हैं दिसंबर 2022 में। वो चाहते हैं कि इमरान खान उनका कार्यकाल बढ़ा दें, लेकिन इमरान खान है कि वो उनका कार्यकाल बढ़ाने के स्थान पर एक फैज हामिद करके व्यक्ति है, अगर आपको याद हो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, जो तालिबान में सरकार बनवाने गया था, आईएसआई का चीफ था और उसको वहां देखा गया था, जिसके जाने से पहले ही लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। लोग जिसके विरोध में अफगानिस्तान के अंदर खड़े हो रहे थे कि हमारे आंतरिक मामलों पर दखलंदाजी मत करो। इमरान खान फैज हामिद को जो है वो बनाना चाहते हैं अपने देश का
आर्मी चीफ। अब बाजवा जो वर्तमान में दिसंबर में रिटायर्ड होंगे, इस बीच में वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपोजिशन के साथ मिलकर इमरान खान की सरकार को गिराना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे सर इमरान खान की सरकार गिर सकती है क्या, मतलब क्या स्टैटिक्स हैं पाकिस्तान में, किस प्रकार से सरकार चलती है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे अपन के यहां पर हम लोकसभा के अंदर कुछ संख्या बोलते हैं, राज्यसभा के अंदर संख्या बोलते हैं, भाई 543 यहां चाहिए, लोकसभा में 245, विधानसभा राज्यसभा के अंदर 245 चाहिए। ऐसे पाकिस्तान के अंदर जो सीटों की संख्या रिक्वायर्ड है वहां की संसद में, कुल सीट वहां पर 342 हैं। 342 सीटों में से जिस पार्टी के पास 172 सीटें होती हैं उसकी सरकार बनती है। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको पाकिस्तान की संसद के दर्शन करा देता हूं, एक बार उसे समझते हैं फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे हमारे यहां पर संसद के अंदर 2 सदन होते हैं, उच्च सदन राज्यसभा और निचला सदन जो होता है वो लोकसभा कहलाता है। ऐसे पाकिस्तान के अंदर जो उच्च सदन है इसे सीनेट कहा जाता है, और जो निचला सदन है उसे मेरे प्यारे साथियों यहां पर जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहां पर जो है वो यहां पर ये तो हो गया उच्च सदन, और इसको कहा जाता है नेशनल असेंबली। तो सीनेट और नेशनल असेंबली, सीनेट बिल्कुल इक्विवेलेंट टू इंडियन राज्यसभा। जैसे राज्यसभा का सरकार बनाने में कोई योगदान नहीं होता, ऐसे इनके भी सीनेट में 100 सदस्य हैं, उनका सरकार बनाने में कोई योगदान नहीं होता। नेशनल असेंबली जस्ट इक्विवेलेंट टू लोकसभा, यहां पर इनकी लोकसभा में 342 कुल सीटें हैं, जिसमें से जिसके पास 172 सीटें हो गई वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाता है। अब देखिए आप, वर्तमान में जो सरकार यहां पर चल रही है उसके पास 177 सीटें हैं। अब 177 सीटों में ये इमरान खान की पार्टी है जिसके पास 156 सीटें हैं। इस 156 सीटें वाली जो पार्टी है इसका नाम तहरीक-ए-इंसाफ है, और इसके पास में कितनी सीटें हैं? 156 सीटें हैं। अब 156 सीटों वाली पार्टी इस समय सत्ता में कैसे आई? 172 चाहिए थे इसको, तो इसने बहुत सारे छोटे छोटे समूहों के साथ में गठबंधन कर लिया। गठबंधन करके कुल सीटों की संख्या पहुंच गई 177, और ये सरकार में पहुंच गए। इनके अपोजिशन में जो लोग हैं उनकी पार्टी के पास में 162 सीटें हैं। 162 को पहुंचना है अगर 172 तक तो मात्र 10 सीटों की आवश्यकता है, और 10 सीटों में अगर यहां से PMLQ और ये वाला BAP अगर ये 2 भी मिल जाएं, या फिर MQMP भी मिल जाए, तो ये आराम से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बस यही सारी की सारी गणित इस समय आज चल रही है। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात चल रही है। अब आप पूछेंगे कि ये हो क्यों रहा है, अपोजिशन ऐसे प्रयास कर क्यों रहा है, इमरान खान ने क्या कर दिया जिसको हटाने की बातें चल रही हैं? असल में साहब पाकिस्तान इन दिनों गजब महंगाई से जूझ रहा है। महंगाई से जूझते समय बाकी जो इंटरनेशनल स्थिति इनकी खराब हो रखी है, जो एक तरफ से खर्चा मांग के दूसरे को चुकाने के लिए ये पैसा लेके आते हैं, उस स्थिति में इनको यहां से सरकार हटाए बिना काम चल नहीं रहा है। इन्हें लगता है कि अगर सरकार हटा दी तो, क्योंकि इनकी जो अपोजिशन पार्टी है, अब इधर देखिए ये अपोजिशन पार्टी रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके पास 56 सीटें हैं, जिनके नेता बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो सब जगह प्रदर्शन करते घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे द्वारा एक लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा 27 फरवरी को, जिसका उपयोग करते हुए हम इमरान खान को सत्ता से गिराने का प्रयास करेंगे। इनके द्वारा एक अवामी मार्च निकाला जा रहा है, इसकी तैयारी चल रही है। 27 फरवरी को निकलना शुरू होगा, 8 मार्च तक ये कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जाएगा, और पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ पूरा माहौल बनाया जाएगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर सारी जगह ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कब इनकी सरकार गिरेगी। एक तो हुआ ये कार्य, तो चलिए ये तो सब हम देख ही लेंगे, क्योंकि इमरान खान और बाजवा के बीच की टसल के कारण ही ये चीज होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब एक और न्यूज यहां पर निकल के आ रही है जो एकदम रिसेंट है, और वो रिसेंट क्या है? रिसेंट ये है कि दुनिया भर के लोग 8 मार्च को, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। 8 मार्च को दुनिया भर के लोग एक त्योहार मनाते हैं, और उसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। हम सब भी मनाते हैं, आप लोग भी जानते हैं, भारत सरकार इस दिवस पर बहुत सारे वो लॉन्च करती है, मतलब प्रोग्राम लॉन्च करती है, ठीक है ना? अच्छा, तो ऐसी स्थिति के अंदर 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहां पर पाकिस्तान के अंदर एक मार्च निकलने वाला था। मार्च का मतलब होता है, मतलब रैली निकलने वाली थी। इनकी इस रैली का नाम था औरत मार्च। क्या नाम था? औरत मार्च। अब देखिए, इसको ऐसे समझिए, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है,
संपूर्ण देश के अंदर, हर देश के अंदर महिलाएं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित होती हैं। पाकिस्तान में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं, जो कि काफी कुछ अच्छा अपने जीवन में कर चुकी हैं, इंडिपेंडेंट वुमन हैं, उन सब ने सोचा कि हम लोग भी एक औरत मार्च निकालेंगे 8 मार्च को। लेकिन यहां के जो धार्मिक मिनिस्टर हैं, रिलीजियस मिनिस्टर हैं, उनका नाम है नूरुल हद कादरी। नूरुल हद कादरी जो यहां के रिलीजियस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि औरत मार्च ना निकाल करके हिजाब मार्च निकाला जाना चाहिए। हिजाब मार्च का मतलब यह हुआ कि हम लोग जो हैं 8 मार्च को हिजाब दिवस सेलिब्रेट करेंगे। हिजाब दिवस क्यों सेलिब्रेट करेंगे? क्योंकि भारत के अंदर हिजाब बैन की खबरें बहुत तेजी से तैर रही हैं और वहां की सरकार का मुख्य एजेंडा भारत है। तो ऐसी स्थिति में हिजाब के समर्थन में रैली निकाली जाए, यानी इस दिवस को औरत मार्च ना निकाल करके हिजाब के रूप में मनाया जाना चाहिए, ऐसा इनके रिलीजियस मिनिस्टर ने अपनी तरफ से कहा है। इनके यहां धर्म का भी मंत्री होता है, क्योंकि पाकिस्तान एक धार्मिक कंट्री है, मतलब अपने आप का एक कंट्री जिसका खुद का एक धर्म है। इस्लामिक स्टेट अपने आप को कहता है। भारत अपने आप को सेक्युलर मानता है, क्योंकि यहां पर नेशन का खुद का कोई धर्म नहीं है। ऐसी स्थिति में ये हिजाब के प्रदर्शन पर रैली निकालेंगे, ये इनका अपडेटेड न्यूज है। तो देखिए, पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है उसको हम आपको बताते रहते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आप लोगों ने कितने लोगों को रोजगार दे रखा है। रोजगार तो छोड़िए साहब, सरकार दे रखी है कितने लोगों को, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। पाकिस्तान के अंदर अब इस वजह से जब ये इस तरह के काम करने जा रहे हैं, तो बहुत सारे महिला संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो। एक तरफ तो कहते हो कि इंडिया के अंदर हिजाब बैन की बात हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की महिलाओं को हिजाब पहना के घुमाना चाहते हो, महिलाओं के अधिकारों को रोकना चाहते हो। तो ये सब तरफ से घिरे पड़े हैं। अगर सरकार से हट जाएंगे तो बता देंगे, वास्तविकता में अभी तक कोई हटा तो है नहीं, हटते हैं तो बात कर लेंगे। महंगाई की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में महंगाई जो है वो काफी तेजी से बढ़ती हुई जा रही है। 2022 में महंगाई का आंकड़ा 7.5% टच कर गया है भारत में, वहीं 2022 में 4.8 का आंकड़ा चल रहा है। यहां का यह सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके चलते हुए पाकिस्तान के अंदर इस समय इमरान खान विरोधी लहर चल रही है। बाकी और आपको आनंद लेना हो, आज का वीकेंड अच्छा मनाना हो, आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि भाई थोड़ा स्ट्रेस फ्री करना है, तो पाकिस्तान के काफी सारे कारनामे हैं जो हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप देख सकते हैं, ये हाईवे को गिरवी रख करके तो लोन लेते हैं, खुद से कहते हैं कि देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, और IMF जैसी जो बड़ी बैंक है वो इनको लोन देने से इनकार कर देती है। तो काफी सारा मनोरंजन का मटेरियल हमने आपके इस चैनल पर डाल रखा है, आप देख सकते हैं। बाकी तो आज की स्थिति हमने बता ही दी। चलिए साहब, तो अब इसके बारे में इतना ही समय दिया जाना चाहिए। सुबह सुबह मनोरंजन आपका हो गया, आपका लाइट मूड हो गया होगा। अब थोड़ा आगे पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें कर लेते हैं। निकलते हैं साहब हम लोग चाइना की यात्रा पर। पहले इसकी बात करी, अब चाइना की बात कर लेते हैं। भाई, भारत सरकार ने बैटिंग करते हुए चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुए, चाइना की प्रतिक्रिया आई, प्रतिक्रिया के अंदर तमाम बातें निकल करके आई। भारत सरकार ने रिसेंटली 54 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया। कल की न्यूज नहीं है, 2-4 दिन पुरानी हो चुकी है, लेकिन हमने लिया नहीं था। क्यों नहीं लिया था? हमने कहा कौन सा फर्क पड़ रहा है, अब तक 300 एप्लीकेशन बैन हो गए। हमने ठीक है, मतलब ये और सही, लेकिन अब फिर हमने इसलिए लिया कि अब एक विषय बनता है कि क्या इसके फायदे कुछ होते भी हैं या फिर इसका नुकसान भी कुछ होता है, क्या है सारी चीजें, मिली जुली चीजें क्या हैं, और चीन की प्रतिक्रिया क्या है। चीन का कहना सिंपल है कि भाई आप अच्छा नहीं कर रहे हमारे साथ, और क्या कहेगा। लेकिन हमको अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आंसर राइटिंग करनी चाहिए, मेंस का एक प्रॉपर क्वेश्चन निकालना चाहिए। मैं आपको उस तरह से इसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि रिपीटेटिवली हो रहा है भारत में, ये तीसरी बार हुआ है। हम लगभग 300 एप्लीकेशन बैन कर चुके हैं। तो एक सवाल जानने के लिए बनता है कि क्या चाइनीज एप्लीकेशन बैन करने से हमें कोई फायदे हैं, क्या चाइनीज एप्लीकेशन को चालू रहने से हमें कुछ फायदे हैं। दोनों ही बातें आपके सामने आज के सेशन के अंदर की जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तर्ज पर ही आप इस सवाल को पढ़ें। फिलहाल के लिए तो ये न्यूज पढ़ लें कि भारत ने 54 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है इंडिया के अंदर, जिनके अंदर गैरीना फ्री फायर, ऐप लॉक जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस शामिल हैं। क्यों ऐप बंद कर दिया गया? क्योंकि इनको माना गया कि ये देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा इशू खड़ा कर रहे हैं। मैं जब इन एप्लीकेशंस को देख रहा था तो गजब की फीलिंग आ रही थी। मैंने कहा यार देखिए, भारत में लोगों को वो जो था ना कि मतलब खूबसूरत दिखने का टिकटॉक पर जो प्रचलन चला था, उस खूबसूरती के चक्कर में इन्होंने कितने सारे एप्लीकेशन निकाल दिए। मैं यही देख रहा था कि आप लोग बहुत से लोगों को देखकर चकरा जाते हैं। कई लोग बहुत खूबसूरत टिकटॉक पर दिखने का प्रयास करते हैं।
इतना खूबसूरत कि जब आप उनको रियल में देखते हैं तो भाव ही नहीं देते, आपको लगता ही नहीं है कि ये वही व्यक्ति है जो टिकटॉक पर सुपरस्टार बना घूम रहा है। टिकटॉक चाइनीज है। अब टिकटॉक के चाइनीज होने के साथ साथ टिकटॉक पर अच्छा दिखाने का एप्लीकेशन भी चाइनीज है, और भारत सरकार को लग रहा है ब्यूटी से परहेज हो गया है। और जब ब्यूटी की बात की जाए तो चाइनीज एप्लीकेशन में ब्यूटी कैमरा, अब कईयों का तो बहुत दुख होगा कि आय राम, अब तो अब सच्चाई पता चल जाएगी हम कितने सुंदर हैं, है ना। चाइना वालों की जो एप्लीकेशन है वो भारत सरकार ने बंद कर दी है, ठीक है बेटा। ब्यूटी कैमरा बंद हो गए साहब आपके सारे के सारे, ठीक है। फिर जो म्यूजिक के नाम पर, जो म्यूजिक के साथ आप लोग ज्यादती करते हैं, दे धमाल उसके अंदर कुछ से कुछ और बना देते हैं, उन सबको भी यहां पर बंद कर दिया गया है बेटा, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या क्या बंद कर दिया गया है वो आप देख लीजिएगा। मेरे को जो काम का लगा, जो कि अधिकांश लोगों के मोबाइल में देखने को मिलता है, वो है ऐप लॉक। बहुत से लोग पता नहीं मोबाइल में ऐसा कौन सा राज छुपाए रखते हैं। एक तो मोबाइल का स्क्रीन लॉक, स्क्रीन लॉक के बाद में एप्लीकेशन लॉक, और उस पर भी ऐसे ऐसे पासवर्ड साहब, भाई साहब, मतलब पासवर्ड याद रखने के लिए कोर्सेज चलाने पड़े। यानी कि एक बार पासवर्ड लगा दिया, जो पासवर्ड लिख के रखा है उसको भी कहीं सेव रखकर उस पर पासवर्ड मार रखा होगा, क्योंकि वो याद रखने में बहुत बड़ी महाभारत है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने आपके राज खोलने का, घर पे कुटाई कराने का इंतजाम कर लिया है। आपका ऐप लॉक जो है ना वो बैन कर दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में घर वाले मोबाइल चेक कर लेंगे, डिलीट कर देना आज ही, जितने भी सोना मोनाओं के नाम छुपा रखे हैं। इसके साथ साथ डुअल स्पेस प्रो, डुअल स्पेस करके जितने एप्लीकेशन है ये सब बैन मार दिए गए हैं, ठीक है ना। अब यहां पर ये जितनी भी चीजें बैन मारी गई हैं, साथ में वॉइस रिकॉर्डर, वॉइस चेंजर, भाई साहब ये जो वॉइस चेंजर है इसका तो आजकल गजब ही मिसयूज चल रहा है। लड़के लड़कियों की आवाज निकाल निकाल करके लोगों को परेशान करने लग रहे हैं। कई बार ऐसे कलाकार होते हैं कि जो अपने आप को थोड़ा समझदार समझते हैं। क्या होता है ना, आजकल आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, लड़कों ने नाम बदल लिए हैं अपने, आजकल लड़कियों के नाम रख करके वो फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल बढ़िया से चलाए चले आ रहे हैं। लड़की बनकर बातचीत करते हैं, सामने वाला बालक समझता है कि यार ये लड़का तो लड़की, मतलब ये जो सामने बात कर रहा है ये लड़की है, और इसे हम में गजब का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। अब गजब के उस इंटरेस्ट के क्रिएट होने पर आप भी ले लपार मतलब लगे रहते हैं। अपना चैट बॉक्स देख लीजिए, यहां पर कई बाल कलाकार ऐसे आते हैं जिन्हें केवल नाम के आगे लड़की का नाम दिखा होना चाहिए। क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, मतलब ही नहीं है। आपस में चटे पड़े हैं भाई साहब, नाम देख करके ही जबरदस्ती खी 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 खे चल रहा है, मतलब कि वाह क्या मार दिया, जोक मार दिया, मजा आ गया, आपस में बातचीत करने लग रहे हैं। और फिर यहां से एक अलग पवेलियन ढूंढ लेते हैं कि सुनो इस क्लास में तो बहुत तेजी से कमेंट निकलता है, तुम्हारे कमेंट देख नहीं पाते, अब किसी और खाली सी क्लास में चलते हैं, वहां पर बैठ करके चटियाएंगे। तो पता चल रहा है चटियाए जा रहे हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति में साहब गलती से एक समझदार प्राणी और आगे निकलता है। वो कहता है कि मैं तो बिना बात किए तुमसे अंदाजा नहीं लगाऊंगा कि तुम लड़का हो कि लड़की, क्योंकि कंफर्मेशन टेस्ट चाहिए। भाई बाल कलाकार उसमें भी आगे निकल रखे हैं। कई तो फ्रॉड चल रहे हैं जनाब, आजकल सेक्सटॉर्शन में ये बहुत चीजें आगे चल रही हैं। क्या चल रहा है उसमें, आप फोन किए साहब, फोन किए तो लड़का जो है वो लड़की बनकर बात कर रहा है, और वो लड़की बनने का जो काम है ना, वो जो एक फिल्म आई थी जिसमें वो पूजा बनकर के बात किया करता था, क्या नाम था रे उसका, जो आयुष्मान खुराना की फिल्म थी, नाम ही भूल गया हूं मैं, है ना। तो ड्रीम गर्ल करके मूवी थी, उसके अंदर वो पूजा बन के बात करता है। वो समझ लो बेटा वो वॉइस चेंजर है, वो आपकी आवाज बदल बदल के। सरकार ने कहा कि बहुत घोटाला हो रहा है इस चक्कर में, तो वॉइस चेंजर को बंद करो, तो वॉइस चेंजर बंद कर दिया गया है, ठीक है। किया तो सरकार तो खूब ध्यान रख रही है, पर करें क्या, आप लोग हैं कि मानते ही नहीं है। अब ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे जो हैं एप्लीकेशंस को बंद कर दिया प्रॉपर तरीके से। इनमें से जो मेजर काम का है, जो कई खलियर खामा खा कुछ हो या ना हो, लेकिन ले भाई साहब मोबाइल को और गेम खेलने में इतने बिजी हैं कि घर वाले पूछ रहे हैं तो भी लग रहा है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, सर की क्लास देख रहा है, लेकिन लगे पड़े हैं मोबाइल में वीडियो गेम खेलने। तो जहरीना फ्री फायर जो गेम है उसको भी बैन कर दिया गया है। सरकार तो कोशिश कर रही है कि पढ़ा लिखा दिया जाए आप लोगों को, लेकिन आप हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये तो सब काम चल ही रहा है। अब एक बड़ा सवाल बनता है, सरकार ने अब इनको बैन किस आधार पर किया? इसलिए बैन किया कि साहब ये बच्चे बिगड़ रहे हैं या फिर किसी और कारण से? सरकार का कहना है सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000 का उल्लंघन है। क्या है ना कहानी, इन सारे एप्लीकेशंस पर जो भी डेटा आप रखते हैं वो सारा की सारा डेटा उठा करके ये चीन के अंदर सेव करने के लिए ले जाया जाता है। अब आपके आर्ग्यूमेंट बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। कुछ बच्चों से जब मैं ये बात कर रहा होता हूं कि अरे ये सब चीजें मत रखा करो मोबाइल में, आपका डेटा चला जाएगा, वो बहुत शानदार लाइन बोलते हुए पाए जाते हैं।
सर क्या ही जाएगा, मेरे अकाउंट में तो 100 रुपया है, मैं तो घर वालों से उधार लेके काम चलाता हूं, कोई मेरा क्या ही ले जाएगा। अरे आप खुद कीमती हैं, ये जिस दिन पहचान जाएंगे उस दिन बात बदल जाएगी जनाब। आप घर वालों से ही भले 100 रुपए मांग के काम चला रहे हो, लेकिन कभी जरूरत पड़ेगी तो मोबाइल परचेज करने जाओगे, कभी जूता चप्पल कपड़े परचेज करने जाओगे तो भी घर वालों से पैसे लेके जाओगे। मोबाइल के अंदर लगे हुए सारे एप्लीकेशंस आपकी सारी जानकारी, आपकी सारी हैबिट्स वो मार्केट के अंदर ले जाकर के डाल देते हैं। आपने जो जानकारियां अपनी हैबिट्स में डेवलप करी, जैसे आपको अचानक आपको ऐसा लगेगा, कई बार आप देखना कोई माल परचेज करने जा रहे हो, है ना, कोई चीज परचेज करने के लिए आप जा रहे हैं मार्केट में, कोई मोबाइल बढ़िया आया हुआ है, आपने जमा लिया एक बार कि मुझे यही मोबाइल परचेज करना है, ठीक है। अब देखो आपके पीछे पूरी कायनात पड़ जाएगी। कैसे? आप फेसबुक खोल रहे हैं तो उस मोबाइल का एडवर्टाइज आ रहा है, आप यूट्यूब खोल रहे हैं तो भी उसी, मतलब आप कहेंगे वाह, मतलब आत्मा जुड़ी हुई है लग रहा है हमारी। बेटा उसे आत्मा नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। वो तुम्हारे डेटा के आधार पर सारा की सारा रिपोर्ट कार्ड तैयार करके रखा हुआ है कि ये बालक किस प्रकार की प्रवृत्ति रखता है, क्या चीजें देखता है, क्या इसे दिखाना चाहिए। मुझे कई कमेंट आते हैं यूट्यूब पर, बच्चे लिख कर देते हैं सर आपकी क्लास के अंदर कई अश्लील वीडियो के एडवर्टाइज आ जाते हैं। बेटा फिर से मैं समझाना चाहूंगा, ये हम नहीं डालते, ये आप खुद डालते हैं। क्या आप बात कर रहे हो सर, सुबह सुबह ब्लेम कर रहे हो? बेटा इसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। कंप्यूटर जो है वो आपकी हैबिट रिकॉर्ड करता है, आपके एप्लीकेशंस के माध्यम से आपका जो मोबाइल का सदुपयोग चल रहा है उसे रिकॉर्ड किया जाता है, और उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये कैचेस फाइल जो है ना वो सारी आपकी हैबिट्स को रिकॉर्ड करती हैं और फिर इनको बेचा जाता है। आप बहुत कीमती असेट हैं इस धरती पर, आप ये समझिए। आप इतने कीमती असेट है कि आप 4 पैसे मत कमाइए, लेकिन घर वालों पर तो बोझ बने बैठे रहेंगे ना। आप घर वालों से पैसा मांग के कुछ खरीदने जाएंगे, अल्टीमेटली आप खर्च तो मार्केट में करने जाएंगे ना। आप एक उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, और कंज्यूमर मार्केट के लिए भगवान है। उपभोक्ता यानी कि साहब ग्राहक ही भगवान है, जो लिखा देखते हो ना, ये इन मोबाइल वालों को पता है। आपका डेटा उठा करके जहां भी ले जाया जाता है उसकी प्रोसेसिंग होती है। कभी विचार किया है, आज एक एप्पल का जो फोन है ये 56 GB का अपना स्टोरेज देता है, उसके बाद में इसका डबल स्टोरेज जब देता है उसमें भी 25-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा वसूल लेता है। वहीं हम इसके सारे फोटो निकाल करके फेसबुक पर डाल देते हैं, वो हमसे 4 पैसे भी नहीं लेता है। इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं, वो हमसे 4 पैसे भी नहीं लेता। कभी सोचा है आप पूरा मोबाइल खाली करना चाहो, फेसबुक पर फोटो अपलोड कर दो और उनको लॉक कर दो, आप तो सोचते हो कि कोई नहीं देख पाएगा, क्या ही फर्क पड़ गया। लेकिन जनाब उसने तो आपकी सबसे बड़ी रेपोजिटरी तैयार कर ली, उसको तो यह तक पता है कि आप किन के साथ घूमते हो। आप जो टैग करते हो ना वो भी अब उसके कस्टमर बन गए, और इनकी फिर चलती है माइनिंग, जिसे डाटा प्रोसेसिंग या डेटा माइनिंग कहते हैं, और ये डेटा माइनिंग बेची जाती है। क्या कारण है कि आपके मोबाइल पर दिन भर अननोन नंबर से कॉल आते रहते हैं? कारण यह है कि आपका फोन नंबर बिक चुका है मार्केट में, आपके मोबाइल पर तमाम प्रकार के मैसेजेस आते हैं। क्या कारण है? क्योंकि वो सारी डेटा बेची जा चुकी है। आप बहुत कीमती एसेट हैं। सरकार का मानना है कि चाइनीजों को मत बेचो इस चीज को, बाकी सब सही है। आपके जितने भी डेटा हैं वो अगर चाइना में जाके स्टोर हो जाएंगे तो ये हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही, और साथ में हमारे लिए लॉस भी है। विदेशी कंपनियां कमा के क्यों खाएं? अगर सेव होना ही है तो इंडिया में हो, ताकि इंडियन कंपनीज पैसा कमा के खाएं। यह प्रक्रिया है जिसको हम लोग पालना में लेते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? तो अब तक 300 से ज्यादा एप्लीकेशन हमारे द्वारा बैन किए जा चुके हैं, जिसमें से कई टिकटॉकिये तो मतलब इस समय इंस्टा पर गजब ही हद मचाए पड़े हैं भाई। यूट्यूब के शॉर्ट्स में तो टिकटॉकियों ने बाढ़ ला रखी है। पबजी नाम का भी एक गेम हुआ करता था, अगर आपको मालूम हो। कईयों को तो मतलब रोजगार मिला हुआ था कोरोना काल में, लेकिन जैसे ही सरकार ने उस रोजगार को छीना, क्राफ्टन नाम की कंपनी ने उसका दूसरा रूप निकाल करके इंडिया में फिर से लॉन्च कर दिया, जिसका नाम बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है। कई तो भाई साहब लोगों को रोजगार मिला हुआ है इन एप्लीकेशन। कई तो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं साहब गेम खेलने की, मिलियंस में भाई साहब व्यू लेकर बैठे हुए हैं, सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं। पता नहीं क्या ही रोजगार दे रखा है जनाब इन सब ने। बीजिंग से पूछा गया कि इंडियन सरकार ये सब कर रही है तो
क्या हो रहा है? तो बीजिंग ने कहा कि भाई हम इस बात पर चिंता व्यक्त करते हैं, भारत सरकार जो हमारे साथ कर रही है उसकी वजह से हमको मतलब काफी सारे इंटरेस्ट जो हमारी कंपनियों के हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। कुछ पीरियड के लिए रिलेवेंट इंडियन डिपार्टमेंट्स जो इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसा इनके यहां के स्पोक पर्सन ने कहा है। ठीक है साहब, ये तो कहते रहेंगे, इनका काम है कहना। बाकी जो बातें हैं हमारे तरफ से वो ये हैं कि भाई भारत सरकार ने जो भी एप्लीकेशंस बैन किए हैं इनका फायदा इंडिया को हो तो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं तथ्यात्मक बात बोले तो भाई ये बताओ कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि चाइनीज एप्लीकेशन को बैन करने के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस करिए, आलोचनात्मक विवेचन करिए, ये बताइए कि ये अच्छा है कि बुरा है, प्रो और कॉन्स बताइए, इसके फायदे और नुकसान गिनाइए। तो सुनिए साहब, पहली बात, फायदे क्या हैं इसके? फायदा यह है कि यह भारत का टेक्नोलॉजी का जो मार्केट है उसको बूस्ट करने में उपयोगी होता है। मान लीजिए कि अगर आप कोई विदेशी टिकटॉक बंद करते हैं तो उसकी जगह इंडिया वाले अपना कोई नया एप्लीकेशन बना के लॉन्च कर देते हैं, इसका फायदा होता है। फायदा यह है कि इंडिया का मार्केट डिराइव हो जाता है, नया इंडियन मार्केट बन जाता है। उधर आप लोगों ने बंद किया टिकटॉक को, यहां पर कोई मौज नाम से एप्लीकेशन है वो मौज देने लग गया, लोग उसको डाउनलोड करने लग गए। कहने का अर्थ यह हुआ कि इंडियन मार्केट तैयार होता है। दूसरा बात क्या है कि हम जब इस प्रकार से कोई भी देश के साथ में ऐसे प्रतिबंध लगाते हैं तो हम लोग जो है ना वो ऐसा नहीं है कि चाइना के प्रति डिपेंडेंट हो गए। हमारी इस प्रकार की स्ट्रिक्ट नीति उसको यह समझाने के लिए महत्वपूर्ण होती है कि हम उसके दबाव में रहने वाले नहीं हैं, हम उसे चुनौती दे सकते हैं। दूसरा, चाइना अपने आप को लेकर के एक ड्रीम पाल के बैठा हुआ है कि वो दुनिया में आने वाली इस 21वीं सदी के अंदर जो चल रहा है इसमें ये दुनिया की डिजिटल पावर बनना चाहता है। भारत के इस प्रकार के जो कार्य हैं उसके इन सपनों को तोड़ते हैं, ये फायदे हैं। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम इस प्रकार से मतलब उसके डिजिटल सपनों को तोड़ते हैं। इसके साथ साथ हम इस बात को भी पहचान पाते हैं कि जो हमारा डेटा है वो बहुत कीमती है। तो यानी कि अगर हमसे कोई प्रोज पूछे कि फायदे क्या हैं, पहला, हमारी खुद की कंपनीज बड़ी हो जाती हैं। दूसरा, हमें पैसिव डिप्लोमेसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। चाइनीज एम्बिशन को हम किल कर पाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो है ना अपने डेटा का महत्व समझ पाते हैं। यदि ये तथ्य आप लिखने में जल्दबाजी कर रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, लोड मत लीजिए। क्लास पूरी होने के बाद हमारे नाम के पीछे सर लगा के टेलीग्राम पर ढूंढ लेना, अंकित अवस्थी सर, वहां पर आपको ये पीडीएफ क्लास के पूरा होने पर मिल जाएगा। इसके बाद में इसके नुकसान क्या क्या हैं? हमने बैन कर दिया, उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये बताइए। नुकसान ये है जनाब कि आपको ये क्या पता कि चाइना वाले ये काम कर रहे हैं। दुनिया में यूएन के अंदर 193 देश रजिस्टर्ड हैं, वो किसी और नाम से इंडिया में एंट्री कर जाएंगे। आपने चाइना का एप्लीकेशन पकड़ के ऐप बंद कर दिया, आप ट्विटर से क्या कहोगे, आप फेसबुक से क्या कहोगे, इंस्टा से क्या कहोगे? वो भी तो आपका डेटा लेके जा रहे हैं। वो अमेरिकी हैं तो इस बात पर विश्वास कर लोगे क्या कि ये लोग अच्छे होंगे? ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा क्या है, भारत की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है ना, अब देखिए एक चीज आपको माननी होगी कि इंडिया का जो व्यापार है वो चीन के साथ अब तक का बेस्ट चल रहा है। ऐसी स्थिति में ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को बिगाड़ती हैं। तीसरी बात, अब जब आप बैन कर देते हो, बैन करने के बाद में आप बैन एक तो उस समय करो जैसे आपको मालूम हो कि चाइना के अंदर फेसबुक, इंस्टा ये सब नहीं चलता है। चाइना ने लेकिन इसका फेसबुक से भी अच्छा ऑप्शन बना के दिया हुआ है, उसका नाम वीबो है। आप अगर किसी भी एप्लीकेशन को बैन करते हैं तो उसका भी अच्छा सब्स्टिट्यूट दे दीजिए। आज आपने वो टिकटॉक अगर बैन किया तो इंडिया की कंपनी के माध्यम से कुछ ऐसा प्रोडक्ट तो बनवाते जो वाकई में टिकटॉक का रिप्लेसमेंट होता। आप बंद कर दे रहे हैं लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं, तो फिर उसकी पायरेसी हो रही है। बहुत से लोग आज भी मोबाइल में टिकटॉक चलाए पड़े हैं। वीपीएन नेटवर्क के माध्यम से बहुत सारे इंटरनेट के गेम आज भी खेले जा रहे हैं। रिप्लेसमेंट लेकर के आइए। आपको मैं बताऊं, इंडिया के अंदर जैसे अपन को अपने यहां पर अपन कोई चीज शेयर करते हैं, अपन के व्हाट्सएप चलता है, ऐसे ही पाकिस्तान उसके अंदर चीन के अंदर जो है उनका वी चैट चलता है। टेलीग्राम वगैरह के स्थान पर वो लोग वी चैट यूज करते हैं और उसमें 1 GB तक की फाइल को स्मूथली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चीन ने अपने इंडिपेंडेंट मार्केट को इतना डेवलप कर लिया कि विदेशी कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां बंद होने के बावजूद उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। और उल्टा और हो गया है आजकल,
अमेरिका के लोग जो हैं वो चाइनीज एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने लग रहे हैं। वीबो, वीचैट या फिर ये जितने भी टिकटॉक हैं ये अमेरिका में डाउनलोड किए जा रहे हैं, यानी कि गंगा उल्टी बह रही है। पहले अमेरिकी एप्लीकेशंस पर डिपेंडेंसी थी चाइना वालों की, अब उल्टा हो गया है। भारत को चाहिए कि उनका भी अपना कोई ऐसा सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन बनकर आए जिसका कि उपयोग किया जा सके, है ना। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जो करना चाहिए, यानी कि हमारे पास रिप्लेसमेंट होना चाहिए। हमारे लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है कि चाइना के प्रति प्यार दिखाने के लिए उनका एप्लीकेशन लेते हैं। मनोरंजन चाहिए और मनोरंजन के लिए ये किसी ना किसी को तो डाउनलोड मारेंगे। ऐसी स्थिति में इंडिया का मिल जाता है सब्स्टिट्यूट तो बहुत अच्छी बात होगी। आपको मालूम हो कि भारत और चीन का व्यापार इस समय जो है उसमें रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। 125 बिलियन डॉलर का हम लोगों ने द्विपक्षीय व्यापार किया है। यह तथ्यात्मक जानकारी हमारे एक वीडियो में हम लोगों ने आपको पढ़ाई हुई है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आ गई होगी। सेशन को शेयर करते रहिए। जितने भी व्यक्ति सेशन में लाइव हैं वो अपने अन्य साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेजते रहिए। सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जितना हो सके सेशन के अंत में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए। क्या आपकी ओपिनियन है, उससे हमको बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार ने कसम खाई थी साहब, मोदी जी जो है वो कोप 26 में गए, वादे करके आए कि हम बिजली पैदा करेंगे, हम बिजली पैदा करेंगे। खाली कस्में हमने। अब जब हमने कस्में वस्में खाली तो कस्मों के साथ साथ हमें यह पता चला कि कस्में तो ठीक ठाक तरीके से हम खाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी इतनी पैदा करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी इतनी पैदा करेंगे। लेकिन मुसीबत यह है कि सोलर एनर्जी बनती है सोलर पावर सेल से। सोलर पावर जो सेल है, फोटोवोल्टेइक सेल जिसे आप कहते हैं, उसकी उम्र होती है 25 साल। 25 साल की उम्र वाला जो फोटोवोल्टेइक सेल है वो एक समय के पश्चात खराब हो जाएगा। फिर खराब होने के बाद उसे फेंकोगे कहां? अब आप पूछेंगे इतनी दूर की कौन सोचता है गुरुजी, गजब मतलब हद मचाए पड़े हो आप। चलिए एक तथ्यात्मक जानकारी आपको देते हैं, उसके बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक अनुमान है साथियों कि 2030 तक दुनिया में जो सोलर पावर सेल है यानी फोटोवोल्टेइक सेल है, इसका पॉल्यूशन यानी कि इसका जो वेस्ट है उसकी मात्रा 34,600 टन हो जाएगी। आप सोच के देखिए कि इतनी बड़ी प्रदूषण की मात्रा सोलर पावर सेल की वजह से हो जाएगी। आज के सेशन में हम इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। पर्यावरण का एक बहुत बड़ा सवाल है। यह आपको पता होना चाहिए कि जब हम रिन्यूएबल एनर्जी के सारे सकारात्मक पक्षों की चर्चा करते हैं तो उसके साथ साथ नकारात्मक पक्ष भी हमें पता हो, और उन पक्षों में हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो क्या है, मैं आपको बता दूं कि आपको यह पता हो कि इनके उपयोग से नुकसान क्या होता है। कल हमने आपको 3 प्रश्न करने के लिए दिए थे। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस का आंसर दिया। बिल्कुल सही था। एक प्रकरण जिसका नाम कामागाटो मारू प्रकरण था, आपने उसका सही आंसर दिया कनाडा के केस में। एक सवाल हमने आपसे पूछा था कि उसके अंदर सिंगापुर के साथ में जो हमारी युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, तो सिम्बेक्स दिया था। मैं एक काम और कर सकता हूं कि आप राजगीर के अंदर, बिहार के अंदर कांच का पुल बनाया हुआ है, ये 3 आंसर थे। हम लोग अब एक काम और करेंगे, हमारी टेक्निकल टीम आपके आंसर्स में से जो सबसे सटीक आंसर होगा, शॉर्ट एंड स्वीट प्रकार का जो आंसर होगा या फिर एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ जो आंसर होगा, उसे पिन करने का कार्य कर देगी। इससे फायदा यह होगा कि आप लोगों की जो मेहनत है यह रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आपके कमेंट बॉक्स में दिए गए आंसर्स को हमारे द्वारा पिन कर दिया जाएगा। हमारी टेक्निकल टीम उन्हें पिन कर देगी ताकि आपको आंसर कमेंट बॉक्स में अपने ही आंसर्स में से जो सही आंसर होगा उसे हम पिन कर देंगे, और इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। हर बच्चे को इससे प्रोत्साहन भी मिलेगा और एक सही दिशा भी मिलेगी। अभी तक निकले हुए प्रश्नों में से अगर हम लोग काम करना चाहें तो आपके लिए यहां पर मैं एक प्रश्न देना चाहूंगा जो आपको अब तक के सवालों से निकल करके आना चाहिए। आपका पहला प्रश्न जो मैं दे रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान से इंडिया तक एक पाइपलाइन आने वाली थी जिसमें कि गैस पाइपलाइन की प्रस्तावना थी। अगर आपको पुराना इतिहास पता हो जो पाकिस्तान के कारण आज तक संभव ना हो पाया, उस पाइपलाइन का नाम क्या था, उसको कमेंट बॉक्स के अंदर आज के सेशन के पूरे होने पर बताइएगा। पहला सवाल जो मैं आपको दे रहा हूं काम करने के लिए, जिस पर आपको आंसर देना है, ठीक है। दूसरा सवाल है कि मैंने आज की न्यूज में आपको पढ़ाया कि पाकिस्तान के अंदर मार्च निकाली जाएगी, महिलाओं की मार्च निकाली जाएगी, यानी कि एक तरह से रैली निकाली जाएगी। बताइए
चीन के अंदर एक ऐसी ही मार्च बहुत फेमस थी। उस मार्च का नाम क्या है, जो कि तियानमेन स्क्वायर पर की गई थी, जिसके चलते हुए चीन के अंदर बड़ा परिवर्तन आया था। उस मार्च का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह दूसरा सवाल मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए दे दिया है, जो कि वहां पर बहुत बड़े भूराजनीतिक परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। तीसरा सवाल, चूंकि अभी हम सोलर पावर सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत ने COP26 के अंदर दुनिया भर में चलिए नहीं, ये तो मैं खुद ही बता दूंगा। अभी आपको दूसरा सवाल देता हूं। भारत के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। उसमें कुल कितने सदस्य हो चुके हैं और लेटेस्ट सदस्य कौन सा जुड़ा है, ये आप सवाल बताइएगा। तो 3 सवाल अब तक मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए दे चुका हूं। क्लास पूरी होने के बाद इन्हें जरूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर सेल को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको पता चलता है कि भारत के द्वारा सोलर पावर पैदा करने से जो सोलर वेस्ट पैदा होगा, उसकी हैंडलिंग के लिए कोई भी पॉलिसी वर्तमान में नहीं है। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपया करके कमेंट बॉक्स में आंसर ना करें। यहां पे क्लास पूरी होने के बाद क्लास के एंड में आप आंसर करिएगा। इस आंसर को देख ही नहीं पाते हम लोग, इतना तेजी से निकलता है, इसका मतलब नहीं है। आप लिख के रख लीजिए, क्लास पूरी हो जाए उसके बाद कमेंट में अपने आंसर डाल दीजिएगा, ठीक है ना। आइए तो मेरे प्यारे साथियों, आइए हम इस बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के मुकाबले अगर हम बात माने तो पता चलता है कि दिसंबर के अंदर इन्होंने एस्टिमेट किया कि 78 मिलियन टन 2050 तक भारत के पास में वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा। दुनिया की अगर बात माने तो साथियों, दुनिया के पास 34,600 टन वेस्ट जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। क्या बातें हो रही हैं, आइए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने सोलर पावर पैदा होते हुए देखी होगी। सोलर पावर के लिए आपने देखा होगा छतों के ऊपर छाजड़े लगा रखे होते हैं, है ना। हमारी तरफ छाजड़े बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो, होता वो फोटोवोल्टेइक सेल है। फोटोवोल्टेइक सेल के अंदर सूर्य के प्रकाश की वजह से बिजली का उत्पादन होता है। उस बिजली के उत्पादन को हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से जहां जरूरत पड़ती है वहां तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। सो सिंपल एज दैट। वो जो सोलर सेल है उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जिनकी वजह से हम लोग आसानी से बिजली पैदा कर पाते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोवोल्टेइक सेल कहा जाता है, जिससे बिजली पैदा होती है और इस बिजली का उपयोग हम रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीनीकृत ऊर्जा के रूप में करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुसीबत यह है कि ये जो आप सेल लगाते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल लगाते हैं, इसकी एक एज होती है, इसकी एक लिमिट होती है। लिमिट यह है कि ये 25 साल के बाद में कचरा हो जाता है। 25 साल के बाद में जब ये कचरा हो जाएगा तो आप इस कचरे को फेंकेंगे कहां। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस कचरे के साथ कुछ तो ट्रीटमेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट के नाम पर दिक्कत यह है कि ये जो कचरा हमारे पास पैदा हुआ, इस कचरे के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कोई भी प्रक्रिया इंडिया में अभी तक नहीं है। बात की जाए भारत के कुछ विशेष पहलुओं की, तो भारत में बिजली उत्पादन के लिए तमाम प्रकार के टारगेट लिए हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए, मोदी जी COP26 में गए, वादा करके आ गए कि 2030 तक हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेंगे, इस रिन्यूएबल एनर्जी को नॉन फॉसिल फ्यूल से 500 गीगावाट बिजली पैदा करेंगे। 2022 का हमने टारगेट ले रखा था कि 175 गीगावाट हम बिजली पैदा करेंगे। 100 गीगावाट तो केवल सोलर एनर्जी से हम लोग बिजली पैदा करेंगे, ये हमारे वादे थे। भारत ने तो COP26 में यह तक कह दिया कि 2030 तक हमारी जो आदि ऊर्जा की आवश्यकता है वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से होगी। वादे तो बढ़िया बढ़िया कर आए, लेकिन जो कचरा बचेगा उसके लिए हमने कोई पॉलिसी बना करके अभी तक नहीं रखी हुई है। फिर आप पूछेंगे कि सर पॉलिसी के नाम पर क्या किया जा सकता है। आपने बताया कि 34,600 टन जो है वो 2030 तक इतना ज्यादा कचरा सोलर पावर का बन के तैयार हो जाएगा। इसका समाधान क्या हो सकता है? भाई समाधान यह है कि इस निकले हुए कचरे को रिसाइकल किया जाए। रिसाइकल किया जाए से मतलब क्या है, अब आप ऐसे समझिए। अगर मैं आज के तथ्य की बात आपसे करूं, आज का फैक्ट मैं आपसे शेयर करूं, तो फैक्ट यह है, सोलर पावर सेल जो है ना, वो दुनिया में अभी 3% ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं। एक तथ्य देखिए, आप इसको लिख करके भी रख सकते हैं। 3% ऊर्जा अभी पैदा कर रहे हैं सोलर पावर सेल, लेकिन जो कचरा या फिर ये जो कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट, आप वो देखिए। इनके द्वारा दुनिया का 40% टेल्यूरियम जो है उसका उपयोग किया जा रहा है। 40% टेल्यूरियम
15% दुनिया की जो सिल्वर है वो इन सोलर पावर सेल्स के द्वारा उपयोग में ली जा रही है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर ग्रेड क्वार्ट्ज है या फिर अन्य जो अपदार्थ जैसे कि इंडियम, जिंक, टिन, गैलियम जैसे पदार्थ इन सोलर पावर सेल्स के द्वारा उपयोग में लिए जा रहे हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि हम ये बात करते हैं कि भारत के अंदर जो सोलर सेल बन रहे हैं जिसमें कि सिलिकॉन की मात्रा यूज की जा रही है या कैडमियम टेल्यूराइड की मात्रा उपयोग में ली जा रही है, ये सभी की सभी पदार्थ इनको रिकवरी करना जरूरी होगा। इनकी रिकवरी अगर नहीं हो पाई तो आने वाले समय में एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। फिर आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, रिन्यू करने में दिक्कत क्या आती है, हम क्यों कोई पॉलिसी नहीं बना लेते रिसाइकल करने की। इस सोलर पावर सेल के अंदर डला हुआ जो मटेरियल है इसको वापस निकालने के लिए हम कोई पॉलिसी क्यों नहीं बना लेते। आइए मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं बनाते। इधर देखिए, होता क्या है साथियों, हमारे लिए वर्तमान में समाधान यह है कि अगर हमारा सोलर पावर सेल खराब हो गया, हमने उठाया, एक जमीन का बड़ा सा गड्ढा खोदा, उस गड्ढे के अंदर हमने उसको डंप कर दिया, इसे कहते हैं लैंड फिल करना। आप देखिए, आपके शहर के आसपास जितना भी कचरा दबाया जाता है वो कहां दबाया जाता है। आप देखिए, आपके शहर के बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा होगा, उसमें कचरा डाल डाल के उसको जमीन के समतल सतह पर ला दिया होगा, फिर उस पर कोई कॉलोनी काट दी जाएगी ऊपर से मट्टी डाल करके और आप उस पर रहना शुरू कर देंगे। जमीन समतल हो गई, इस प्रक्रिया को लैंड फिल करना कहते हैं। अगर जमीन खोदकर नहीं डाला गया तो पहाड़ बन जाता है। जैसे दिल्ली के अंदर गाजीपुर नाम से एक पहाड़ बना हुआ है, कचरे का इतना बड़ा पहाड़ कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पर कौन सा पर्वत उग गया है, इतना बड़ा पहाड़ बनाया हुआ है। तो अब इन पदार्थों के साथ लैंडफिल करने का कार्य चलता है। लैंडफिल करने में तो कोई खर्चा है ही नहीं। ये मगर के चलिए कि अगर हम लैंडफिल करते हैं तो ठीक है ना, द प्रोसेस जनरेट रफली $3 रेवेन्यू फ्रॉम द रिकवरी ऑफ सर्टेन मटेरियल। आप सोच के देखो, अगर मैंने उस प्रोसेस का उपयोग किया, देखिए ऐसे समझिए, कोई भी सोलर सेल है उसको मैं रिसाइकल करता हूं। रिसाइकल का मतलब इसमें से मैं सारे पदार्थ वापस निकालने की प्रक्रिया करता हूं। सिलिकॉन को अलग निकालूं, एल्यूमिनियम, जो भी इसके अंदर डले हुए पदार्थ हैं, टेल्यूरियम को अलग, क्वार्ट्ज को अलग निकालने की कोशिश करता हूं। इस प्रक्रिया में 20 से लेकर के $30 का खर्चा आ जाता है। सोच के देखिए, यहां से अगर मुझे माल वापस निकालना हो तो निकालने में $20 से लेकर $30 प्रति बैटरी, प्रति सेल जो है ना वो खर्चा आ जाता है। ऐसा किसका कहना है? नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लैबोरेटरी का कहना है। वहीं वास्तविकता में क्या है, इसको जब लैंडफिल करने ले जाते हैं तो मात्र $1 का खर्चा आता है। तो कोई व्यक्ति इसमें इतना पैसा क्यों लगाएगा जिसकी वजह से यहां पर कोई मतलब नुकसान हो। अच्छा, दूसरी बड़ी बात, इसको बनाने में वैसे $3 का खर्चा आ रहा है, यानी कि इसको रिसाइकल करने के अंदर जो खर्चा है ना वो कई गुना ज्यादा है। आप ऐसे समझिए, मैं आपसे यह कहता हूं, घर बनाने में बहुत खर्चा आता है, बहुत समय लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन उसको तोड़ना हो तो एक जेसीबी लाइए, धाड़ से तोड़ दीजिए, मिनटों में काम हो जाता है। एक बम लगाइए, फूट जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है ना वो अपोजिट दिशा में है। यहां पे दुनिया के अंदर अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो चाइना, यूएस, जापान, इंडिया, जर्मनी, ये दुनिया के 5 टॉप 5 देश होने वाले हैं आने वाले समय में सोलर एनर्जी के कारण प्रदूषण फैलाने वाले देशों के अंदर। फिर आप पूछेंगे तो सर ये चुनौती तो बड़ी हो जाएगी, हम एक काम करने जा रहे हैं, क्या साइंस जो है वो बिना अपने ड्रॉबैक्स के चलती नहीं है क्या? मैंने कहा बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। क्या किसी दुनिया के देश में इसका कोई समाधान नहीं है क्या? है ना। यूरोपियन यूनियन ने क्या समाधान कर रखा है वो सुनिए आप। यूरोपियन यूनियन ने कह रखा है कि जो कंपनी सोलर पावर सेल बनाएगी उसकी ही जिम्मेदारी है कि 25 साल बाद आकर के वही उसको खरीद के वापस ले जाएगी, उसको उसी को ही रिसाइकल करना है और फिर से आगे बना के बेचना है। भले ही वर्तमान में तुम पैसे ज्यादा ले लो, लेकिन गारंटी रखो कि 25 साल बाद ये कचरा पैदा नहीं करोगे। यूरोपियन यूनियन में तो ये तरीका है। यूके के अंदर क्या तरीका है? यूके को अलग से क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि अब ये ब्रेक्जिट के माध्यम से अलग हो चुका है। इनके यहां पर क्या है, टेक बैक एंड रिसाइकल स्कीम बकायदा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है कि आपको लेना ही पड़ेगा और इसको रिसाइकल करके देना पड़ेगा, यानी कि प्रक्रिया का पार्ट है। इंडिया में इस चीज की अभी कमी है, इसलिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है 2030 के लिए, ठीक है ना। यूएसए की अगर हम बात करें, यहां पर कोई भी ऐसा कानून केंद्रीय स्तर पर तो नहीं है,
लेकिन ऐसी बातें वर्तमान में चल रही हैं। प्रोएक्टिवली ऐसी पॉलिसीज डिसाइड की जा रही हैं जिससे पीवी मॉड्यूल को डिसाइड किया जा सके। अगर अन्य राज्यों की बात करें, यूएसए क्या है ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून होते हैं, तो वहां पर वाशिंगटन और कैलिफोर्निया तो बाकायदा कानून लेकर के आ चुके हैं, जिसमें से यह कहा गया है कि फोटोवोल्टिक सेल को बनाने वाले जो मशीनें, जो कंपनी है, वो उन्हें वापस लेंगी और रिसाइकल करके ही उन्हें वापस देना होगा। यह अमेरिका के कुछ राज्यों के अंदर कानून आ चुका है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर कानून आ चुका है, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि एक प्रॉपर फंड बनाया जाएगा, जिस फंड की मदद से किसी इंडस्ट्री का निर्माण किया जाएगा और फोटोवोल्टिक सेल को रिसाइकल किया जाएगा। जापान और साउथ कोरिया के अंदर भी कुछ इसी प्रकार से फोटोवोल्टिक सेल को हटाने के कुछ तरीके डिराइव करने की बात की गई है। तो फिर आप पूछेंगे क्या समाधान संभव है इसका? साहब, इसका समाधान संभव यह है, पहली बात तो यह है कि हम लोगों को स्ट्रिक्ट तो कानून बनाने होंगे, क्योंकि आने वाले समय में जब प्रदूषण ही अपने आप में बड़ी समस्या बन जाएगा तो रिन्यूएबल एनर्जी का करोगे क्या? ऐसी स्थिति के अंदर स्ट्रॉन्ग ई वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी वेस्ट लॉ बनाने पड़ेंगे। ऐसे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पड़ेंगे जिसकी वजह से एनर्जी को कंज्यूम किया जा सके। एनवायरमेंटल डिस्पोजल और रिसाइकलिंग के लिए बकायदा कानून बनाइए। लैंडफिल यानी जमीन के अंदर कचरा भरने की जो नीति है ना, उसका बैन कर दीजिए, कंप्लीट बैन कर दीजिए। बिजनेसेस जितने भी हैं उनको इंसेंटिवाइज करिए, उनसे कहिए कि अगर आप इसको करने में कामयाब होंगे तो हम आपको, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम होती है, ऐसे ही अगर आप प्रदूषण को कम करेंगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, आपको कुछ मुनाफा देंगे। और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए खूब सारा सरकारों को पैसा खर्च करना चाहिए। अगेन, ये बातें आपको आंसर में लिखने के काम आएंगी। ये एक बार में अगर ना भी लिखी गई हो तो लोड मत लेना, क्लास पूरी होने के बाद एज इट इज आपको लिखी हुई हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त हो जाएंगी। आप वहां से इसे क्लास पूरी होने के बाद प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको यह जानकारी समझ में आ गई हो। फिर से मैं बता दूं, आज सुबह 10:30 बजे आपकी एक टेस्ट रखा गया है, आपका एक टेस्ट रखा गया है जिसके अंदर हम आप लोगों के साथ में इंडियन पॉलिटी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप उस क्लास के अंदर प्रेजेंट हो, काफी फायदेमंद वो टेस्ट आपके लिए होगा, ठीक है ना। अंकित 10 रेफरल कोड लगा करके आप उस क्लास के अंदर पहुंचे। साथियों, एक अल्टीमेट चीज भारत सरकार ने करी है, यह मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, आपको मेरे इस आरएनए के अंदर एक चीज तो अब तक समझ में आ चुकी होगी कि जब हम आपके क्वेश्चंस कराते हैं, केवल आपके मजे के लिए क्वेश्चंस हो जाएं ये जरूरी नहीं है। एनवायरमेंट भी इसमें लिया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी लिया जाता है, पॉलिटी एंड आईआर भी इसमें लिया जाता है। तो आपको ये तैयारी के अंदर भी ध्यान रखना होगा कि आपको केवल वही सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं जो कि आपको मजा देते हो, आपको वो सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस के महत्वपूर्ण हिस्से हों। जैसे वर्तमान में बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट एंड सिक्योरिटी, डिजास्टर डेवलपमेंट, ये सब आपके जीएस पेपर 3 का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस बार यूपीएससी का जो मेंस हुआ उसमें जीएस पेपर 3 के अंदर हमारी क्लास से यूं के यूं क्वेश्चंस उठ के आए हैं, लगभग 80% पेपर क्लास में से था। उसके पीछे कारण यह था कि हमने इंटरेस्ट के अलावा भी पढ़ाने का प्रयास किया। अब उसी इंटरेस्ट के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको एक सवाल पढ़ा रहे हैं, और वो क्या है? भारत सरकार ने, मेरे प्यारे साथियों, हाल ही के अंदर एक पॉलिसी नोटिफाइड की है जिसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया पॉलिसी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, बहुत ज्यादा अच्छे से याद रख लेनी चाहिए। और इसका नाम क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया पॉलिसी, जिसके अंदर 5 मिलियन टन आउटपुट टारगेट किया गया है 2030 तक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इसे अपने पास इन्वर्टेड कॉमास में अलग टाइटल बना करके लिख लीजिए, ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया पॉलिसी, जिसका लक्ष्य है कि हम आने वाले समय में 5 मिलियन टन पैदावार करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन की और ग्रीन अमोनिया की। पहला सवाल तो यही बनता है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते किसको है, पहले यह तो पता चले, और ग्रीन अमोनिया किसको कहते हैं यह पता चले। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि पता चल भी गया तो क्या उखाड़ लेंगे, यह बताओ कि फायदा क्या होता है, होती क्या है ये, क्यों, मतलब ग्रीन के बारे में बात क्यों की जा रही है? दिखने में हरी होती है क्या? नहीं साहब, नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। आइए मैं आपको थोड़ी सी तथ्यात्मक जानकारी दे देता हूं, फिर सरकार की इस पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, आप सबको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि भारत फर्टिलाइजर्स के केस में आत्मनिर्भर नहीं है। देखिए, बहुत ही बेसिक और बुनियादी बात समझने का प्रयास करिए। सबसे पहली बात, भारत फर्टिलाइजर्स के केस में, फर्टिलाइजर्स जैसे जमीन के अंदर जो हमें उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, उसमें आवश्यकता होती है
एन, पी और के की, है ना, नाइट्रोजन, पोटेशियम, इन फास्फोरस, इनकी हमें आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे साथियों, इनकी आवश्यकता तो होती है और आपको मालूम भी होना चाहिए कि पर्यावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है सबसे ज्यादा है, लगभग 3/4 जो हमारी गैस है वो नाइट्रोजन ही है। लेकिन पौधों की मजबूरी है कि वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर पाते, इन्हें नाइट्रोजन के स्थान पर यूरिया जो है वो आसानी से कंज्यूम होता है। यही कारण है कि आप नाइट्रोजनस पदार्थ को यूरिया में बदलने का प्रयास करते हैं। एक सिंपल सी चीजें बता रहा हूं, ऐसे ही इसे फॉस्फेट के रूप में, इसे पोटाश के रूप में आप जमीन के अंदर डालते हैं। ये तो हुई हमारी जरूरत, यानी कि हम ये चाहते हैं, फर्टिलाइजर बनाना चाहते हैं, पहले तो ये समझिएगा आप, ठीक है बेटा। अच्छा, इन सभी के अंदर चाहे पोटाश बने, चाहे फिर फॉस्फेट बने, इन सब में एक सबसे जरूरी चीज है बच्चों, और उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। अब बेटा हाइड्रोजन जो है ना, उसकी बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। क्या? इसे जो आपकी आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल जो है उसका सबसे चंचल एलिमेंट कहा गया है। एक ऐसा तत्व माना गया है जिसके ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते, यानी कि ये फ्लावर नहीं फायर है, ये जहां मौका पाता है फट जाता है, यानी कि इसके अंदर इतनी ज्यादा इग्निशन है कि ये थोड़ी सी भी टच मारने पर बम ब्लास्ट बनके हो सकता है। हाइड्रोजन के ही कारण दुनिया भर के अंदर तारे, सूरज, ये सब चमक रहे हैं। हाइड्रोजन को बनाना जो है ना, ये एक चुनौती है और इसका उपयोग बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी आवश्यकता की पूर्ति करना भी मार्केट के लिए रिक्वायरमेंट है। अब क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के हमारे पास सिंपल तरीके क्या हो सकते हैं? कॉमन सेंस लगाइए। पहला तरीका यह है कि मैं मीथेन को पकड़ूं, मीथेन यानी कि जो हमारी नेचुरल गैस निकल करके आई उसको उठाया और उठा करके मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोजन प्लस कार्बन में। एक सिंपल तरीका, मैंने मीथेन को तोड़ा। अब कैसे तोड़ा वो आप हटाइए, दिमाग केवल इस पर लगाइए कि मीथेन को तोड़ा और हाइड्रोजन और कार्बन में बदल दिया। देखिए, जितना हाइड्रोजन जरूरी है उतना ही कार्बन गैर जरूरी है। कारण कार्बन जैसे ही फ्री होता है ये तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इतनी बात समझ में आई? बोले ठीक है। यानी कि ये जो तरीका है CH4 को तोड़ने का, ये फायदेमंद तरीकों में से नहीं है। जरा विचार करिए कि मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड का या इस कार्बन का, देखिए पहला तरीका तो क्या हुआ, मैं CH4 को तोड़ के हाइड्रोजन बनाऊं, इस हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ मिलाकर के फर्टिलाइजर तक लेके चला जाऊं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है, मैं CH4 बनाऊं। देखिए ये कार्बन क्या किया, पॉल्यूशन किया, ये नुकसान हुआ बेटा, है ना। दूसरी स्थिति समझिए, मैंने CH4 को तोड़ा, मैंने हाइड्रोजन बनाई, कार्बन से CO2 बनाई, लेकिन इस CO2 को अवशोषित कर लिया। अवशोषित कर लिया का मतलब क्या हुआ, मैंने इसको पर्यावरण में नहीं जाने दिया, लेकिन अल्टीमेटली मुझे इस काम को करने में मेहनत तो लगेगी। या तो मुझे पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे या सिक्वेंसर लगाने पड़ेंगे जो कि मतलब ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को सोख के जमीन के अंदर भेजेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरी प्रक्रिया क्या है, अब आप वो सुनिए। मैंने हाइड्रोजन बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल लिया, वाटर मॉलिक्यूल लिया और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर मैंने बिजली का झटका लगाया। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से पानी को तोड़ा, इलेक्ट्रिसिटी से पानी के मॉलिक्यूल को दो भागों में तोड़ा और बनकर के आया H2 और O2। मैं रिएक्शंस को बैलेंस नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए आपको यह प्रक्रिया बता रहा हूं। मैंने क्या किया, H2O को दो भागों में तोड़ा, H2 प्लस O2। इतनी बात समझ में आई। जब इसको तोड़ा गया तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये तो हमारे लिए काम का हो ही गया, ये तो समझ में आई गया, साथ में ऑक्सीजन भी काम का हो गया। यानी कि सबसे बेहतरीन तरीका है हाइड्रोजन बनाने का कि वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा जाए। दिक्कत इसमें क्या है, अब आप वो सुनिए मेरे प्यारे साथियों। दिक्कत यह है कि अगर हमने इसको तोड़ा और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से तोड़ा तो ये बिजली कहां से आएगी, सवाल बहुत बड़ा है। ये बिजली कहां से लाओगे जिससे पानी को दो भागों में तोड़ोगे, बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। यही आपका सवाल है जो आज समझना चाहिए। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जिसको आप जान लें और उसके बाद हम आगे बढ़े। और वो बात क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों। यदि मैंने आपके सामने CO2 को तोड़कर CO2 को बाहर निकाला और वो एटमॉस्फेयर में छोड़ दी तो जो हाइड्रोजन बन के आई उसे ग्रे हाइड्रोजन नाम दिया गया। मतलब ये जो पहली प्रक्रिया थी जिसमें कि कार्बन पॉल्यूशन के रूप में बाहर आ रहा था,
तो ये वाली जो हाइड्रोजन पैदा होकर आई थी, इस पैदा हुई हाइड्रोजन का नाम है ग्रे हाइड्रोजन। क्या नाम है? ग्रे हाइड्रोजन। पॉइंट नंबर 1 समझ जाइएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CH4 को तोड़ने से पॉल्यूशन अगर पैदा हुआ या कार्बन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन के पॉल्यूशन अगर पैदा हुआ तो बनी हुई हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा गया। नंबर 2, यदि मैंने उस हाइड्रोजन के टूटने के बाद बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया, यानी कि इसे कैसे कर लिया? पेड़ पौधों के माध्यम से इसे संग्रह कर लिया, या फिर मैंने ऐसी मशीनें लगा दी जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके जमीन के अंदर भेज देंगी। ऐसी मशीनें होती हैं, दिल्ली में लगाई गई है, बीजिंग में लगाई गई है, सब जगह लगाई गई है। अगर मैंने ऐसा काम किया तो इस प्रकार से बनी हुई हाइड्रोजन को ब्लू हाइड्रोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 प्रकार हैं, पहला ग्रे हाइड्रोजन, दूसरा ब्लू हाइड्रोजन, तीसरा अगर मैंने तोड़ने के बाद कोई पॉल्यूटेंट बनाया ही नहीं, हाइड्रोजन भी फायदे का, ऑक्सीजन भी फायदे का, तो मेरे प्यारे साथियों ऐसी स्थिति में इस H2O को इस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। देखिए बेटा क्या लिख रहा है, पानी को तोड़ करके कोई पॉल्यूशन किया ही नहीं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाइड्रोजन। अब क्या होता है, अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो ना तो थम्स अप करना। थोड़ी साइंस चल रही है, थोड़ा एनवायरनमेंट चल रहा है, कईयों के ऊपर से जा रहा होगा, फिर भी अगर आपको समझ में आ रहा हो थोड़ा मुझे भी हौसला देते चलना, ठीक है? अच्छा, अब आप फिर से न्यूज पढ़िए। न्यूज में क्या लिखा हुआ है? न्यूज ये है कि भारत सरकार के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया पॉलिसी जारी की गई है। मतलब क्या हुआ? सरकार पानी को तोड़ करके हाइड्रोजन पैदा करना चाहती है। आ गई इतनी बात समझ में? अच्छा, फिर आप जानना चाहेंगे सर फिर ये ग्रीन अमोनिया क्या होता है? आइए मैं अब आपको वो बताता हूं। तो ग्रीन हाइड्रोजन समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। अलग से नोट्स बना के लिख लीजिएगा बेटा। अब एक सवाल आया, ग्रीन अमोनिया क्या होता है? ग्रीन NH3 क्या होता है? ध्यान से समझना बेटा। यदि मैंने ये वाली हाइड्रोजन जो यहां बनकर आई है, इस हाइड्रोजन को पर्यावरण की जो नाइट्रोजन है, जो कि 78% तक है हमारे एटमॉस्फेयर में, उस नाइट्रोजन के साथ मिला दिया, तो देखिए ये हाइड्रोजन बिना प्रदूषण वाली थी, नाइट्रोजन पर्यावरण में वैसे ही मुक्त घूम रही है, इनके उपयोग से क्या बनकर के आया? अमोनिया बनकर आया। इस अमोनिया के बनने में भी कोई प्रदूषण नहीं हुआ, इसलिए इस अमोनिया को फिर से आंसर क्या लिखेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन के साथ जब पर्यावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को मिलाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन अमोनिया कहते हैं। तो यह हो गया ग्रीन अमोनिया। तो फिर से पढ़िए, सरकार ने क्या पॉलिसी जारी करी है? ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया पॉलिसी जारी करी है। अब एक यथार्थ प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, एक विद्यार्थी ने तो बेचारे ने लिख भी दिया सर ऊपर से जा रहा है, तो बेटा तुम फिर इस क्लास के लायक नहीं हो। कारण ये है, इसलिए नहीं कि तुम हो, असल में हम कुछ बोल देंगे फिर तुम फिरकी खाओगे। अगर तुम्हारे अब समझ में नहीं आ रहा है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे ऊपर से ज्ञान घोल के पिला नहीं सकती। जितना आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है ना, इतनी तुम्हारी दादी तुम्हें प्यार से कहानी नहीं सुनाएगी जितने आसानी से हमने तुमको यह हाइड्रोजन बनाना सिखा दिया है। समझे? आगे बढ़ो। अब सबसे बड़ा बवाल क्या है? बवाल ये है सर H2O को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर दिए, ये तो समझ में आया, लेकिन मुसीबत ये है कि ये बिजली कहां से लाओगे? मैंने कहा हाँ यार ये तो सवाल सही है। सर बिजली पैदा कैसे होती है जानते हो कुछ? हमने कहा बताओ। सर बिजली तो कोयले से पैदा होती है। हमने कहा केवल कोयले से पैदा होती है क्या? ये बताओ तुम तो। बोले नहीं नहीं, कोयले से, मेजॉरिटी ऑफ बिजली तो कोयले से पैदा होती है। हमने कहा तो बट कोयले से पैदा होती है तो कोयला तो वैसे ही प्रदूषण करता है। तो एक बात बताओ, फायदा कहां हुआ? आपने कोयले का उपयोग कर लिया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, बात तो वही हो गई। हमने कहा रुको, सरकार ने इस पर भी दिमाग लगाया है। दिमाग क्या लगाया है? सरकार ने इस पॉलिसी में कहा है कि इसमें जो बिजली उपयोग में आएगी वो रिन्यूएबल एनर्जी वाली बिजली होगी। आइए, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो बिजली का उपयोग किया जाएगा वो भी रिन्यूएबल एनर्जी होगी। हां भाई लिख लेना, नवीनीकृत ऊर्जा होगी। या तो सोलर एनर्जी होगी, या विंड एनर्जी होगी, या हाइड्रो एनर्जी होगी, जिससे प्रदूषण ना होता हो, वो वाली एनर्जी हम यहां पर यूज करेंगे। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं सोलर पावर से बिजली पैदा करो, पानी को 2 भागों में तोड़ो और H2 निकाल लो। सर ये तो वाकई में एकदम ग्रीन हाइड्रोजन हो गई। हमने कहा हां। अब इस पॉलिसी में क्या कहा गया है वो सुनिए
केवल कहने से काम नहीं होता। सरकार ने इसमें जो उपबंध किया है वो गजब का है। और क्या किया है? कहा है कि यदि कोई 2025 तक ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण कराने का कारखाना लगा लेता है, दोबारा सुनिएगा, लिख लीजिएगा, अगर कोई 2025 तक ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करने का कारखाना लगा लेता है तो उसे ट्रांसमिशन का एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बोले मतलब क्या हुआ? सुनिए साथियों, सुनिए सुनिए सुनिए। बिजली का उत्पादन भाई साहब कहां हो रहा है? राजस्थान में। क्यों? क्योंकि सोलर पावर सेल सबसे ज्यादा राजस्थान में लग रही है, तमिलनाडु में के गुजरात में लग रही है। ध्यान से समझना साहब।